Yes. So can we start? Yes, please. हाँ जी, ओके। सो सी जो ये वाला यूनिट है ना आपका, जो यूनिट 4 है, दैट इज़ द वेरी बेसिक ऑफ व्हाट इज़ द डाइजेशन प्रोसेस एंड सो ऑन। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम इन दैट बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन प्रोसेस, या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं एंड सो ऑन। सो वी विल नॉट waste much of time in this unit as it is very very basic. If you have any problems you can again ask me in the next class. But हाँ, to start with Hello, I'll just ma'am. give you the basic outline. Yeah, Can you हाँ जी। please raise your volume a bit? We can't I hear think you my clearly. volume is now is it better? Uh, Maybe. I Yeah, don't is know. it low for everyone? Because I'm hello. No, actually, it is all right, ma'am. What about Unit 3? हाँ, उस पे भी I'll come. Unit 3 कौन सी थी आपकी? Well, I think that day we did Unit 1 and 2, right? हाँ, I'll just come back to that. Don't worry. जो भी मेरे को important लग रहे हैं ना सीक्वेंस के हिसाब से, I'm taking those units. Okay? तो जो रह जाएगा I know that. Don't worry about that. ठीक है? So can I हेलो start now? हाँ जी, बताओ। मैम, आई हैव वन क्वेरी। अभी पूछ सकते हैं कि बाद में पूछें? हाँ, पहले के कुछ डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ, पहले का ही है एक्चुअली मैम। लास्ट क्लास में आपने एक्सप्लेन किया था ईआर एनर्जी के बारे में ना, जो ईआर टेबल में है कॉलम, हाँ जी, हाँ एनर्जी जी, कॉलम। हाँ जी। लेकिन वो आरडीए टेबल में नहीं है, उसके लिए आपने एक रीजन बताया था कि क्यों नहीं है, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा? क्योंकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, वी ऑलवेज से कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट शुड बी द मिनिमम अमाउंट व्हिच यू एक्सपेंड, राइट? तभी आप एनर्जी बैलेंस में रहते हो ना। सो इन केस ऑफ एनर्जी आपको उतनी एनर्जी का इंटेक करना चाहिए जितने का आपका आउटपुट है। दैट इज व्हाई यू विल बी इन द स्टेट ऑफ एनर्जी इक्विलिब्रियम। ठीक है? ओके। जस्ट म्यूट योरसेल्फ किसी का ना, दैट इज ऑन। So what happens is कि जो EAR है that is actually the estimation of minimum requirements, okay? बट जब EAR में आप सेफ्टी मार्जिन ऐड करते हो, सेफ्टी मार्जिन का कैप ऐड करते हो, तब इट बिकम्स RDA, राइट? अब एनर्जी के केस में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना? उसके केस में अगर मैं किसी को एक्स्ट्रा फीड करूंगी सो दैट कैन लीड टू ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि बाकी न्यूट्रिएंट्स में सेफ्टी मार्जिन होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, या वो विटामिन्स और मिनरल्स के लॉसेस कितने हैं। जैसे भी नो ना कि विटामिन सी 50% ऑफ इट इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं ना लेमन को आप काटोगे भी तब भी उसका 50% जो विटामिन सी है इट गेट्स लॉस्ट। सो सेफ्टी मार्जिन में वो सब चीज़ें ऐड की जाती है। एनर्जी के लिए हमें वो चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इज थैंक इट यू क्लियर? मैम। यस ओके, ग्रेट। सो मैम, और किसी किसी का को अनम्यूट है, शायद बैकग्राउंड वॉइस आ रही, तभी आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। आई डोंट नो, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट ट्राई, क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल फुल वॉल्यूम है। मे बी इट विल गेट बेटर, टेक्निकल इशू होगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज somebody was telling me about यूनिट 3, राइट? तो यूनिट 3 आई एज फार आई रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में किया था जिसमें मैंने आपको फूड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बताया था। इज इट? फूड ग्रुप का बताया तो था कि यस पहले यस। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड यूनिट 3 इन लास्ट क्लास। ठीक है? सो जस्ट गो बैक टू योर नोट्स, यू विल जस्ट Ma'am, रिमेंबर यूनिट 3 में I फूड ग्रुप्स checked किया it. था। Yeah, this was my question. I checked it. 1 and 2 में तो we could relate like whatever he taught, but Unit 3 is the biggest one, so I नहीं, thought यूनिट that. 3 में इफ यू रिमेंबर मैंने सेडेंटरी मैन और वुमेन के हिसाब से बताया था कि उसमें फूड ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स गिवन है। जब आई टोल्ड यू अबाउट द पोर्शन साइजेस आल्सो ना, इफ यू रिमेंबर। हाँ, बस वो एक दो लाइनें ही थी ना उसमें so I thought मेरी there is. तरफ से समझाने के लिए वही था, बाकी जो आप डिटेल में जाओगे तो वो आपके चैप्टर्स में गिवन है। Okay, ठीक है? चलिए ओके, पढ़ते हैं. ओके। Thank you. So now this particular unit is a very basic one, so I'll just go through that very quickly because then I need to go to other important aspects. Okay. So now when we talk about nutrients, क्या intake है, क्या है, so we have to understand here that uh, basically in this unit what we are going to do is we are going to actually talk about that whatever food you eat, right? It becomes part of your body. You are eating anything that might be good, that might be bad, whatever, but that becomes part of our body. So in this unit or in this para, we are going to read about that how this is digested, absorbed,
and then finally used by your body for giving whatever. So it might give you energy. Proteins are utilized for growth, repair. आपके जो vegetables and fruits हैं, that are regulatory in function or protective in function, and so on. Okay, so this basic process is what is known as assimilation. Okay, so how this food is getting digested, absorbed, and finally used by your body, this is nothing but all the process of basic assimilation. Now when I talk about digestion, okay, so you need to understand here कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसका मतलब क्या होता है कि आप कोई सा भी फूड खा रहे हो, दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंसेस, क्योंकि हमारी बॉडी में कभी भी किसी भी कंपोनेंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज बियॉन्ड योर बुक्स ऑल्सो, जिसको मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर नोट्स, यू कैन. ओके, so when I talk about carbohydrate, protein and fats, because vitamins and minerals का आपकी बॉडी में कोई डाइजेशन नहीं होता, they are directly absorbed. Okay, so you have never heard iron का digestion, right? You will never hear vitamin A का digestion, because जितने भी आपके vitamins और minerals होते हैं, they are being directly absorbed in your body. Okay, उनका कोई digestion process नहीं होता. पर जहाँ तक बात है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट्स की, ठीक है, इनका डाइजेशन प्रोसेस होता है. क्यों? बिकॉज ये जो सब्सटेंसेस हैं, they might be present in complex form or the simplest form, but always remember कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का. आप कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट खा रहे हो, your body will first change that into its simplest form, and then only your body is going to absorb that. Okay, so when I say digestion, so digestion is both a physical process also and a chemical process also, and that we will learn in a while. Okay, सो कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाए, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ शुगर के यूनिट्स ना. हम बोलते हैं कि वी हैव मोनोसैकेराइड्स, इसमें एक सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होता है. यू कंज्यूम डाइसैकेराइड्स, यू कंज्यूम पॉलीसैकेराइड्स, डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट आर द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स व्हिच आर बीइंग अटैच्ड. ओके, तो आप अगर मोनोसैकेराइड खा रहे हो, दैट इज फाइन, दैट इज सिंगल यूनिट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, राइट? बट इफ यू आर यूजिंग अ डाइसैकेराइड और यू आर ईटिंग अ पॉलीसैकेराइड, देन फर्स्ट व्हाट विल हैपन इज आपकी जो बॉडी है वो इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगी थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, जिसको हम डाइजेस्टिव स्टेप्स कहते हैं, एंड देन इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी. Similarly, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं, तो प्रोटीन्स आर बीइंग बिल्ड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. So after digestion you will have these individual amino acid units that your body is going to absorb. And similarly in case of fat, you have fatty acid and then you have glycerol, राइट? तो जितना भी तुम्हारा फैट का डाइजेशन होता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे सिंपलेस्ट कंपोनेंट मतलब फैट और ग्लिसरॉल में उसको कन्वर्ट करेगा, एंड देन योर बॉडी इज गोइंग टू एब्सॉर्ब दैट. ओके, so now the basic digestive GI tract starts from your mouth, right? Mouth is the first organ जहाँ पे actually में आपका digestion शुरू होता है. Though more than a chemical, it is a physical process, right? Why? Because in mouth actually the process begins, and how it begins is that here you actually chew the food, and this food is finally broken down into smaller pieces. Okay, so that is why we say that in mouth you have a basic process which is related to what, which is related to your digestion. Okay, अब यहाँ पे जब आप देखते हो ये सब ये स्टेप्स में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो मैं यहीं से बोल रही हूँ, तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन व्हाटएवर मैनुअल यू हैव. ओके, so when I talk about the digestive process in mouth, you will see that first it is the physical thing, जहाँ पे you are breaking down your food into smaller pieces. हम कहते हैं ना, you should chew, अच्छे से चबा के खाना खाओ. क्यों? बिकॉज जितना आप उसको चबाओगे, जितना आप उसको च्यू करोगे, बाकी का जो प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है, बिकॉज यू आर च्यूइंग योर फूड. Okay, you are breaking that food into smaller pieces, and on that smaller pieces it will be easier for your enzymes and your other gastric juices to work upon. Okay, so इसके अंदर माउथ के अंदर एक बहुत ही बेसिक चीज है सलाइवा. Okay, which is being produced by your salivary glands, and this contains basically Tylen, P-T-Y-A-L-I-N. Okay, so what it does, it starts, this is an enzyme, Tylen is an enzyme which starts to break down starches into sugar. बट बिकॉज मुंह में, माउथ में ये खाना जो है वो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए रहता है, तो इसीलिए वी कैन नॉट से दैट कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन माउथ में कंप्लीट हो गया. सो इट इज जस्ट द इनिशिएशन प्रोसेस, बट इट इज मोर ऑफ अ फिजिकल प्रोसेस. यू आर बाइटिंग दैट इन कंपैरिजन टू अ केमिकल वन. देन ऑब्वियसली you will see that through your food pipe, which is esophagus, you will see that the food is swallowed, it travels down to a tube which is esophagus, and then it reaches stomach. Okay,
Now in stomach you will see that there is major juice, which is gastric juice, which is present, which also has HCl. Okay, and basically here the role comes in of an enzyme which is known as pepsin. Okay, पेप्सिन को पी और प्रोटीन को पी से याद करने की कोशिश करो, तो बेसिकली जो पेप्सिन है इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग योर प्रोटीन्स. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर HCl, गैस्ट्रिक जूस. स्टमक के अंदर जो मेजर डाइजेशन होता है वो किसका होता है? आपका प्रोटीन्स का, by an enzyme majorly which is known as pepsin. Then your food travels into small intestine. Small intestine mein basically you will see that you have three types of predominant enzymes which are present. You have amylases, proteases and lipases. Okay, अब amylase कहाँ से आया है तुम्हारा? कार्ब से. Okay, so that is why these are responsible for breaking carbohydrates into simplest unit, basically your glucose. Okay, so amylases is related to carbs. Proteases is protein. Okay, so this will through series of chemical reaction break your proteins into amino acids. And finally you have lipases. So lipases will finally break down your fat into their smaller unit or the simplest form, that is your fatty acid and glycerol. Okay, then obviously in large intestine you will see that in large intestine basically no digestion takes place. Okay, basically it is a unit जहाँ पे वो सब कुछ accumulate होता है जो हमारी body digest नहीं कर पाती या left over which needs to be excreted. Okay, then you have fiber. Now a word about fiber is what, that fiber is not digested in your body. Okay, fiber के लिए we do not have any enzymes or other things through which we can say that fiber can be digested in your body. But yes, that is a different thing, that fiber is very very important in today's time. We say that fiber helps in maintaining weight, right? It also helps in maintaining your blood glucose level, blood lipid level and so on. So it is not a digestible form, but yes, to some extent it is very much required in the body, and that is why we have special requirements for fiber in our daily diet. Okay, सो दिस वॉज द वेरी वेरी बेसिक प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद आप ये यूनिट देख लेना, अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा आई विल जस्ट गेट बैक टू इट. ओके, बट दिस इज अ वेरी बेसिक वन which they have explained in the form of diagrams also and everything. So I hope you will be able to do that. There is not much to it. Okay, now the other important chapter which I need to go is, so just give me a second and I'll share the next one. तब तक कोई डाउट है पहले वाले में इस वाले में, so please ask. Then I'll continue sharing the next this thing. Anything which you want to discuss, add on? Yeah, we had a question in assignment. What are the smaller units of carbs, protein, and I mean fats broken down Hmm. into? So, what it will come this? Yeah, because proteins, amino acids are building block for your proteins, right? Mm. And then sugars are for your carbohydrates, and fatty acid and glycerol is for your fat. Yeah. So that should be the answer, right? Not the protein, not the protein as just now what we did. No, no. You have to give me the proper question what they have asked you. Yeah, wait. I'll get back to you once Yeah. we are done with the class. Okay. So now the next important unit which I want to start is unit 8. ठीक है, क्योंकि उसका सीक्वेंस जो है वैसे ही चलेगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 8 and 9 टुडे. ठीक है, उसके बाद वी विल बी कमिंग बैक टू द प्रीवियस वंस. सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ जी, Ma'am, I had a question. हाँ जी, बोलो. Ma'am, could you again explain that thing, disaccharide and monosaccharide once again? See, that is very basics of carbohydrate का classification. Okay, ठीक है, so we say that the simplest of the sugars which you consume are monosaccharides. मोनो मतलब सिंगल. ठीक okay, है, तो जिसके अंदर तुम्हारा आता है ग्लूकोज, यू कैन जस्ट राइट, राइट. okay. So you have monosaccharides, right? So Mm, basically your carbohydrates are classified based on that what are the different number of sugars which are attached. Okay, so monosaccharides मतलब single, so these are the simplest form. ठीक है, so basically okay, your glucose, fructose and galactose. ठीक है, these are the simplest ones.
Okay. ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सिंगल सिंगल शुगर्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं, देन यू गेट डाइसेकेराइड्स। ठीक Okay. है। जैसे जब ग्लूकोज के 2 यूनिट्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ग्लूकोज तो सिंपल हो गया ना, मोनोसैकेराइड हो गया, राइट। तो बट व्हेन दीस 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज विल कंबाइन टुगेदर, यू विल गेट माल्टोज, राइट। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंबाइन करते हैं, यू विल गेट लैक्टोज, एंड सिमिलरली व्हेन ग्लूकोज इज कंबाइंड विद फ्रक्टोज, you will get sucrose. So they become, Can disaccharides. you can you just repeat this combination slowly? Yeah, You can. sucrose is glucose plus fructose. ये तो मैम डिटेल प्लीज में आप ना उसको आपके चैट उसमें चैट में प्लीज उसको लिख दीजिए। मैं लिख देती हूँ, बट आपके यस सिलेबस में इतनी डिटेल में है नहीं है, ठीक है। इसलिए आई वाज जस्ट स्पीकिंग अबाउट द सिंपल फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट्स इट। Okay, ma'am, but just can you go slow because I was taking notes. ओके, सो यू वांट मी टू, एक मिनट रुको, मोनोसेकेराइड्स में लिख लो Glucose, ग्लूकोज, fructose, and galactose. गैलेक्टोज, Yeah. एक मिनट मैं लिख रही हूँ, Okay. ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। मोनो में लिखा है, MON स्टैंड्स फॉर मोनो, ठीक है। एंड Okay. डाई में आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, दैट माल्टोज इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। Okay. ठीक है, ऐसे जो तुम्हारी Fructose सिलेबस plus की डिटेल fructose. होती है, लैक्टोज दैट इज योर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इज इट फाइन? Okay, ma'am. ठीक है, सो दिस इज लाइक गोइंग फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर टू अ कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप कोई भी कार्ब्स खा रहे हो, इट हैज टू बी डाइजेस्टेड फर्स्ट इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और जब ये यूनिट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है डाइसेकेराइड्स की, देन इट टर्न्स आउट टू बी पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें तुम्हारा स्टार्चेस और बाकी सब कुछ आता है। Okay. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है। सो कैन आई मूव अहेड विद नेक्स्ट यूनिट? Yes, ma'am. हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। यहाँ से ना एक्चुअली में वट एवर यू हैव लर्न इन योर बेसिक्स अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट you will be seeing to be applied in physiological stages. Okay, so I'm just sharing this chapter with you on unit 8. Yeah, is it visible? ठीक है, हाँ जी। So now in unit 8, or from unit 8, you will be starting up with thing which is known as nutrition through the life cycle, pregnancy and fetal growth. So basically here you will be concentrating on a period which is physiologically very very important, that is pregnancy. Okay. So see, first of all, pregnancy, we all know that it is a period of 9 months, right, for humans, right, for women. Now these 9 months are actually technically divided into what we call as 3 trimester. This is beyond your book, but this is very important in common sense. Okay, so जो तुम्हारा प्रेगनेंसी का 9 मंथ का पीरियड होता है, उसको आप डिवाइड करते हो ट्राइमेस्टर्स में, एंड वी से दैट देयर आर एक्चुअली 3 ट्राइमेस्टर्स, ठीक है। यू हैव फर्स्ट ट्राइमेस्टर, you have second trimester, and you have what we call as a third trimester. Okay, अब हर एक physiological उसके साथ you will also learn about that why certain nutrients become important and so on. ठीक है जी। अब इसमें it is important to understand कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है ना। जब हमने ER RDA की भी बात की, तब भी हमने देखा था दैट बिकॉज यू कैन नॉट गिव calories and proteins of non-pregnant, non-lactating women to be same as a pregnant women. Pregnant women को obviously requirement ज़्यादा होगी in comparison to normal women. But if you just go back to your tables, ER RDA table, you will realize कि वहाँ पे हमने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जब पढ़ी थी, या एनर्जी क्या भी था, हमने सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से पढ़ी थी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो तुम्हारी टोटल कैलोरीज की, या अगर हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, दैट यूजुअली गेट ऑल्टर्ड व्हेन वुमेन एंटर्स सेकंड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट 3 months it is just the division of cells which is taking place. Okay, तो उसमें कोई इतना नहीं होता कि फर्स्ट मंथ में इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट तो यू नीड टू फीड हर डबल, राइट। यू हैव टू सी कि कैसे कैसे बच्चे के ऑर्गन, कैसे कैसे फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, and accordingly you are going to increase the calories, and this I am talking about normal women.
ठीक है। प्रेगनेंसी में नॉर्मल वुमेन किसको कहते हैं? हु एंटर्स द फेज ऑफ प्रेगनेंसी विद अ नॉर्मल बीएमआई. शी वाज नॉट अंडरवेट बिफोर कंज्यूमिंग बिफोर कंसेप्शन, और शी वाज नॉट ओवरवेट और ओबीज. तो एक अगर हेल्दी नॉर्मल वुमेन एंटर्स प्रेगनेंसी विद अ नॉर्मल बीएमआई, नॉर्मल वेट, तो उसके केस में वी यूजुअली से दैट इट इज एट द सेकंड ट्राइमेस्टर व्हेन हर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. तो वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है जहां से आप देखोगे आपका प्रोटीन, एंड फिर टुवर्ड्स द थर्ड ट्राइमेस्टर यू हैव सीन कि वो 10 ग्राम और बढ़ जाता है, 7 से 17 हो गया, राइट? बिकॉज टुवर्ड्स द एंड इट इज लाइक द वेरी वेरी fast development of the fetus which takes place. Almost all organs are finalized during that phase, so you will have a very high demand of nutrients. Okay, so first of all you have to understand that pregnancy is a period of 9 months which have been adequately divided into three trimester each, and we name them as to be 1, 2 and 3. Okay, now when we say that this is a period of high physiological stress, right? Why do we say that? Okay, because you will be seeing that whatever the cell has, the egg has been fertilized, okay, that will be implanted on the uterine wall, right? And then you will be seeing that after, or approximately 2 weeks or so implantation, you will see that this egg divides into many cells, and then these cells gets specialized. धीरे धीरे वो जो cells हैं वो tissues में convert होते हैं, and then they take the shape of the organs, and then a fetus is formed, what we call as a child later on. Okay, so you will be seeing that from the outermost layer you have the development of the skin and the nervous system. Middle layer say you will be seeing that it is the muscles and internal organs which is taking place, and then from the innermost layer you will be seeing that the glands and specialized systems of the body of the child, like digestive system, respiratory system, excretory system, they are being developed. Okay, so we say that a fetus, a embryo, a cell mass which might be few centimeters, it grows into full-fledged child in these 9 months. Okay, now there are many studies who actually prove this data, that it is the maternal nutrition which has influence on the child's health. Okay, अगर एक malnourished mother pregnant होगी, conceive करेगी, right? In that case you will have high chances of a child who is born to be malnourished. Okay, so that is why we say that nowadays when you plan your pregnancies, it is very important. जो women overweight या obese होती हैं and they are planning to have a child, they are always counseled that reduce weight, right? And vice versa, because both underweight and overweight lead to drastic complications during pregnancy. Okay, and which can affect the health of the child also. Okay, so now this paragraph basically is related to what are the different changes which is taking place in the body of a pregnant woman. Okay, now because obviously the uterus has to support the fetus, right? जो fetus है, जो mass of cells था, that gets implanted on the uterine wall, and for the 9th month that would be the home for the child, right? So obviously you will see that जो women का womb होता है, जो uterine walls होती हैं, they actually gets very expanded because it has to accommodate the fully grown fetus. Okay, then obviously you will see that there are changes in the breast of the women, right? Why? Because just after the period of pregnancy she has to undergo the period of lactation also, breastfeeding. Okay, so by the time she is preparing child inside her womb, physically she also needs to take care of the fact that just after delivery, for the next at least 6 months, the child would be totally dependent on her breast milk. Okay, so there are many changes in the breast also. They tend to get heavy, right? And there are many hormonal changes which occur to support that period of lactation later on. Okay, the most important thing is that you will notice that her blood volume increases. We usually say that pregnancy में जो आपका blood volume होता है, it nearly doubles, right? Because blood is the connective tissue between mother and the child. So the constant exchange of gases, excretion, whatever nourishment has to take place, that is done by your blood. And obviously the organ which attaches या connects mother to the child is placenta. Okay, अब ये जो चीज़ है इसको भी याद रखना, because I will be coming on to one concept later on of this, that is the blood volume increases. Okay, now other important thing in your during pregnancy which needs to be taken care of is that what is the total weight that needs to be gained off. ठीक है जी, तो ICMR में अगर आपको याद होगा जब हमने ER RDA टेबल पढ़े थे, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा था प्रेग्नेंट वुमेन और नीचे लिखा था 10 kg वेट थे.
right? So we usually say that it is the 10 to 12 kg weight that should be gained appropriately. So for calculation purposes, they have taken to be 10 kgs. Now this 10 to 12 kg is again for mothers who entered pregnancy as healthy mothers, ना underweight थी ना overweight या obese थी. Okay, and India के case में we do not have specific data in pregnancy. We are very low on our databases, so that is why we look up to IOM. Okay, IOM is ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन. ठीक है, सो दैट इज अ यूएस बेस्ड फर्म, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन. तो हम उनका डेटा लेते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा एंड फिगर्स. सो वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, दे हैव डेफिनेट वेट गेन पैटर्न्स फॉर women who are healthy weight. तो इंडियन सिनेरियो में हमने उसको बोला कि 10 से 12 किलो होना चाहिए. But please understand that if women enters pregnancy who is already overweight and obese, so it might not be desirable for that women to gain another 10 to 12 kgs. ठीक है, क्योंकि तब क्या होता है, there are many metabolic aberrations that can take place. So things like blood pressure, blood glucose level, etc. can go haywire. And similarly, if mother herself was underweight before conception or before entering the period of pregnancy, that can also create certain problems. Okay, so ये जो 10 से 12 किलो का वेट गेन है, ये हेल्दी मदर्स के लिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन, इट इज़ वेरी इंडिविजुअल एस्पेक्ट. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर कि अगर वो मदर ओवरवेट या ओबीस है, तो उसके लिए जो थोड़ा वेट गेन है वो आप थोड़ा कम भी कर सकते हो. एंड इफ शी इज अंडरवेट, यू कैन स्टिल गो बियॉन्ड, बट 12-13 kg से ज़्यादा मोस्टली विमेन गेन नहीं करती हैं. Then the other thing is that I just scroll it down. Okay, so they have given you this 10 kg का सारा फ्रैक्शन, राइट. ये 10 किलो कैसे आता है, तो प्लेसेंटल डेवलपमेंट के लिए कितना चाहिए होता है, मदर के फैट स्टोर्स कितने डेवलप होते हैं, बेबी का बर्थ वेट कितना होता है. सो दैट इज हाउ दे डिटरमाइन दैट व्हाट शुड बी द आइडल वेट गेन. ओके, सो दैट इज अराउंड 10 to 12 kgs, and in this calculations they are showing you 10 kgs. Is this clear till now? Anything you want to add on? किसी को कोई डाउट्स? Not really, ma'am. No. ओके, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये 10-12 किलो का जो वेट गेन है, ये कैसा होना चाहिए. अब फर्स्ट 2 months में तो आप इतना गेन नहीं कर सकते हो, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन हाउ वेल द चाइल्ड इज ग्रोइंग, राइट. सो विद द एक्सेलरेशन, विद द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यू विल सी दैट देयर इज a certain pattern of increasing weight or gaining weight. So we usually say that for the first trimester, for first 2-3 months, a mother might gain around कि जहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है. So you will say it is approximately 1 to 2 kgs, right. तो आप जब इनिशियल प्रेगनेंसी का फेज देखोगे, तो 2-3 महीने में इतनी वजन में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, until unless you have started feeding normalcy, that is different thing, या कुछ hormonal issues है. अदरवाइज आप देखोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता भी नहीं चलता दैट यू आर प्रेग्नेंट है, यू डोंट गेन दैट टाइप ऑफ वेट. So that is approximately 1 to 2 kgs. But yes, after that we usually say that the weight gain should be roughly 2 kgs. But again, it depends on the health status of the mother. Okay. Now, what will happen if mother is not gaining adequate weight? Because there are numerous studies which have again associated mother का weight gain with the pregnancy outcome. तो यहाँ पे pregnancy outcome क्या हुआ, baby ना, ठीक है. So they have saying that if mother gains low weight than the desired, that can also have negative impact on the weight of the child. Okay, so we usually say that जो एक नॉर्मल वेट होता है वो 3 kgs के अराउंड का होता है. यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है बिकॉज दैट इज द वेरी हेल्दी चाइल्ड विच शुड बी बॉर्न. ओके, usually in case of Indian children, you will say that somewhere around 3 kgs is also considered to be normal. Okay, but a child who is born less than 2.5 kg, that child is termed as low birth weight baby, and this definition you should know. Okay, तो लो बर्थ वेट बेबी कौन सा बेबी होता है, जिसका जो बर्थ वेट है दैट इज लेस देन 2.5 kg. ऑन दी अदर हैंड, जो आपके मैनुअल में शायद गिवन नहीं है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी भी होता है. ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज कौन से होते हैं, these are babies which are born less than 1.5 kg. So around 3 kgs is normal. अब हर बच्चा तो 3 किलो का नहीं होगा ना, 2.8, 2.7, 3.5, that's fine, right? But yeah, technically if the child is weighing less than 2.5, it is low birth weight baby. If it is less than 1.5, it becomes very low birth weight baby. Are these two terms clear to all of you? Yes. Anything I need to repeat? Okay. Now, when I talk about low birth weight babies or very low birth weight babies,
तो ये वो बच्चे होते हैं जो इतना कम वेट गेन क्यों करते हैं? उनके कम वेट गेन करने की वजह होती है एक तो मदर्स या मैटरनल मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। मदर का भाई जब अपना ही नरिशमेंट ठीक नहीं है तो वो बच्चे के सोर्स को क्या ही बनाएगी, राइट? सो दैट इज व्हाई वी से दैट mothers, even before entering pregnancy they should keep a check on their nutritional status, okay। और फिर एंट्री के बाद तो क्या होता है, जब बेबी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तब वो अपने स्टोर्स पूरे करेगी या बच्चे के स्टोर्स पूरे करेगी, okay। So that is why we say that this should be taken care of, and studies have indicated that mothers who themselves are malnourished, they give birth to malnourished children. That is why we say that we are in the vicious cycle of malnourishment, and actually this nutrition should start from being adolescent girl, because these are the future mothers. अगर आप adolescent girls का ही nutritional status improvise नहीं कर पाओगे, these are the girls who would enter pregnancy with low stores of everything, and then you will be creating this round and round cycle of low birth weight babies, okay। बट नाउ डेज ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी, लो बर्थ के साथ ज़्यादा लो वेट मदर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा ओवरवेट या ओबेसिटी भी है, okay। So nowadays you will see that there are very very high incidence of mothers who are actually being diagnosed with high blood sugar levels, ठीक है, या हाइपरटेंशन के इश्यूज, ठीक है, या अदर लिपिड पैरामीटर्स में aberrations. So the reason in that type of scenario is being overweight and obese. Is this clear? Fine with everyone? Okay. Okay. Yes. Okay. Then they have come up eating pattern. They have come up with eating pattern and weight gain. तो weight gain तो आपको समझ में आ गया. And then you have importance of nutrition during pregnancy and eating pattern. Eating pattern में मैं बाद में आऊंगी, पहले importance of nutrition during pregnancy देख लेते हैं. So यहाँ पे आप देखोगे the first important thing which they have discussed about is energy, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एनर्जी शुड बी प्लस 350 किलो कैलोरीज इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, एंड सी अगेन उन्होंने आगे इंडिकेट किया कि सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होनी चाहिए। इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जस्ट अवॉइड feeding too much, because that can result in very high weight gain, which is also not very very advisable, okay। So that is why we say that you have to start with this increment in energy, protein and other things from second stage or third stage, okay। Then ये एनर्जी का इन्होंने पूरा ब्रेक डाउन दिया हुआ है, दिस विल नॉट कम, आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क यू दिस, बट यू शुड नो दैट व्हाई, ओके। सो बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए भी बढ़ जाती है बिकॉज इट इज अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। एंड प्रेगनेंसी में योर BMR इंक्रीजेस. व्हाट इज BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट. You can just write down basal metabolic rate. ठीक है, वाई? बिकॉज मदर herself is growing, she has to grow the fetus inside her. तो ये जब हमने एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल एक्टिविटी. आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको ज़्यादा इंटेक देना चाहिए, राइट. आप कम फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए. बट उसमें यू रिमेंबर वी डिड दिस इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी ऑल्सो, जहाँ पे there are 24/7 processes which are taken care or which are taking place in your body. So in pregnancy what happens is because you have a growing fetus, right? तो आपका ये जो इसको BMR कहते हैं, जो एनर्जी हमें इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए चाहिए, बीटिंग ऑफ हार्ट, मेंटेनिंग ऑफ ब्लड बॉडी टेम्परेचर, किडनीज का फिल्ट्रेशन, एंजाइम्स एंड ऑल दैट, राइट. सो जो एनर्जी हमें ये इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए चाहिए, ब्रेन एक्टिविटी, राइट, तो ये सब किस में आता है तुम्हारा? दिस इज टर्म्ड एज BMR, बेसल, BASAL, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी स्ट्रेसफुल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपका BMR बढ़ जाता है. इवन जब आपको बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, तब भी आपका BMR बढ़ जाता है. Body is in a state of fight, right? So similarly in case of pregnancy, though you have a developing fetus, उसके भी तो organs develop कर रहे हैं ना. So overall you will be seeing that BMR increases, and जहाँ पे भी BMR increase होगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपकी energy की requirements बढ़ जाती है, okay? So that is the reason why your energy requirements are increased during pregnancy, okay? But then I would like to focus on this thing. सिर्फ 350 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है एक्स्ट्रा, ठीक है. उसके लिए don't overfeed the mother, okay. So basically if you increase your diet by maybe 1 or 2 chapatis, right, or maybe 1 katori of dal or a teaspoon of oil, that can be taken care of,
right? So too much of oil, ghee, indulgence in chapatis and rotis, because these are all carbs and fat, right? So you also need to take care कि अगर मेरे को ये 350 किलो कैलोरी एक प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट में बढ़ानी है, what food group should I wisely choosing? Should I go in for fruit, veggies and things like that, or fat and sugars which might not be very desirable? Okay. Then other important thing is protein. Now protein is obviously why, because cell का formation हो रहा है, you are building up a whole body altogether, and that is all dependent by on proteins. Okay, that is all done by proteins. So in pregnancy especially we say that you need to have good quality of protein. तो जितना भी तुम्हारा ये ER RDA का recommendation है, that is true, but it is also dependent not on the quantity but what quality of protein you are feeding it. So we usually say go in for class 1 protein, that is your milk or non-vegetarian food items. But in India again we have this economic divide also, where most of us will not be able to afford milk on daily basis in the quantities which are desired. So let go of your non-vegetarian food habits, and then obviously cultural preferences and so on. So यहाँ पे it becomes important to focus on the quality, and quality in case of absence of class 1 protein. अगर आप milk and milk products भी ज़्यादा consume नहीं कर रहे हो, या आपका जो एनिमल फूड का कंजम्पशन है वो कम है या नहीं है, गोइंग फॉर म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन. ओके, so try to incorporate cereal and pulses का combination in the diet, because that will help in improvising your protein intake. Now यहाँ पे because न्यू डाइटरी गाइडलाइंस हैव कम इन 2024 इटसेल्फ. ठीक है, डाइटरी गाइडलाइंस अलग है, ERRDA भी अलग है. ठीक है, तो जो गाइडलाइंस आई है डाटा स्पेसिफिक टू सर्टेन थिंग्स, कि यू नो फैट का कंजम्पशन कम होना चाहिए, प्रेगनेंसी में अच्छे फूड ज़्यादा खाने चाहिए, तो उसके हिसाब से जो ICMR ने रिकमेंड की है दैट एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, गोइंग फॉर प्रोटीन्स या प्रोटीन का इंटेक बाय फूड एंड नॉट बाय सप्लीमेंट्स. नाउअडेज वी आर इन एरा जहाँ पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा इवोक किया जा रहा है. फॉर एवरीथिंग we say that protein supplements are available, and some of the gynecologists and physicians and other people, they do recommend protein supplements, right? But now we have definite indication by ICMR that if it is not required, please do not add these commercial supplements in the day's diet, especially in case of pregnancy, because sometimes what happens is it can lead to over indulgence in protein. ठीक है, प्रोटीन का इंटेक वो बहुत ज़्यादा हाई कर देता है देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. सो दे से दैट इफ यू आर बैलेंसिंग आउट योर डेज, अगर आप अच्छे से अपनी डाइट प्लान कर रहे हो, तो आपका जितना भी है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन है वो डाइट से पूरा हो जाएगा. आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर अप टिल हियर? In case of vegetarian, हाँ. so Yeah. there is no recommendation for ICMR, like no supplement at all. No, they usually say that whether you are a vegetarian or a non-vegetarian, देखो अब एक तो ये है कि मेरे को कुछ ऐसा हेल्थ इशू है कि मेरा फूड इंटेक ही कम है. प्रेगनेंसी इज वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन ना. सो देयर माइट बी दिस लेडी जिसका जो इंटेक है वो बहुत कम है, शी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग बाय माउथ, राइट, या उसका जो टोटल फूड इंटेक है एवर्जन है, फूड एवर्जन है, वॉमिटिंग है, नॉसिया है, सो हर इंटेक इज वेरी वेरी लेस. सो इन दैट केस इट माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू इंक्लूड सम अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट. ठीक है, बट दैट इज नॉट अ थिंग ऑफ फैशन कि बस देना है तो दे दो. Even vegetarians can very well manage their dietary proteins if they are taking care of their pulses. ठीक है, cereal pulse combinations including nuts wisely in their diet, they will be able to do that. ठीक है, anything else in this? Okay, then we are talking about minerals and vitamins. ठीक है, तो भाई सारे मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी में. नाउ वी ऑल्सो से दैट इट इज अगेन iron, calcium, vitamin A and so on. We also now are focusing on special micronutrients with respect to fats also, like your omega 3, omega 6, because these are essential fatty acids and these have been linked to brain development of the child. Okay, तो कभी तुमने ये कुछ कुछ सप्लीमेंट्स को देखा होगा ना, it has this DHA, right, and so on. So these are just the further classifications for your omega 3 and omega 6 classification. तभी अब वाले जो तुम्हारी रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें देयर इज अ स्पेशल फोकस ऑन इंक्लूजन ऑफ नट्स एंड ऑयल सीड्स, because they are the sources of your essential fatty acids. So yes, iron is important, calcium is important, vitamins, everything is important. Okay,
बट हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे कंसिडर करते हैं दैट इज आयरन. ओके, एंड व्हाई डू वी से दैट आयरन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑफ अ फैक्ट कि हमारे यहाँ पे भी 70% लड़कियाँ एडोलेसेंट गर्ल अभी भी एनीमिक है. Obviously, these are the girls who will be entering pregnancy with poor iron stores. ठीक है, तो जिसके भाई अपने ही आयरन स्टोर्स पूरे नहीं है उसने तो बच्चे के लिए क्या आयरन स्टोर्स बनाने हैं. सो दैट इज व्हाई वी से दैट आयरन शुड बी included in the diet very very rationally. It should be specially focused on, right? दूसरी चीज ये है कि वी हैव मसला विद द सोर्सेज ऑफ आयरन व्हिच वी कंज्यूम. तो एक तरफ तो आयरन का रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, बट दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वी डू नॉट एडिक्वेटली consume iron, especially if you are a vegetarian. If you are non-vegetarian, you will be consuming heme iron, HAEM, right? And in comparison to heme and non-heme iron, HAEM, okay? And the second one is what? Non-HAEM. तो अगर मैं हीम आयरन और नॉन हीम आयरन को कंपेयर करूं, हमेशा हीम आयरन की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन हीम आयरन. ठीक है, अब हीम आयरन कहाँ से आता है? हीम आयरन को याद करने का तरीका है हीमोग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो जितनी भी आपकी एनिमल सोर्सेज होती हैं उसमें क्या आता है? हीम आयरन. और जितनी भी आपकी प्लांट सोर्सेज होती हैं उसमें क्या आता है? आपका नॉन हीम आयरन. ठीक है, सो एज डिस्कस दैट नॉन हीम की क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी कम है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हीम आयरन से कम है. It itself is a masla, right? And ऊपर से then what choices of food we are consuming, that is another thing. And non-heme iron की absorption इसलिए भी कम होती है because naturally they have certain things which are known as inhibitors. Inhibitors का मतलब समझ में आता है? They tend to decrease the absorption of iron in your body. Okay, so when we say that bioavailability of non-heme sources, that is plant sources itself is low. Why? Because they have inhibitors in them. जैसे आप बोलते हो ना कि GLPs, पालक. पालक तो इट इज़ वेरी वेरी अगर मैं पूछूंगी व्हाट आर द फूड सोर्सेज ऑफ आयरन, 90% ऑफ पीपल गिव मी आंसर पालक. इट इज़ नॉट. ओके, ऐसे तो तुम कुछ ना कुछ खाओगे तो हो जाएगा. और पालक और GLPs को इसलिए प्रमोट किया जाता है बिकॉज वी आर मोस्ट प्रीडोमिनेटली अ वेजिटेरियन नेशन. बाय वेजिटेरियन आई मीन कि अगर हम नॉन वेज भी है ना तो हम वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से वेजिटेरियन में ही आते हैं. हमको इतना नॉन वेज डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं. ऑब्वियसली दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर कल्चर एरिया वट एवर, राइट? सो दैट इज वाई जो अब नॉन हीम में बेस्ट बचा हम उसकी बात कर रहे हैं. बट देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी. ओके, सो एज आई सेड कि जितने भी तुम्हारे नॉन हीम सोर्सेज होते हैं इनके अंदर इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये ठीक तरीके से आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होने देना चाहिए. इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Could you please repeat? ma'am? Yes. ठीक है जी. अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, स्पेशली आयरन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ बिकॉज आयरन इज रियली अ बिग थिंग इन प्रेगनेंसी. We are not able to sort down this iron deficiency in our country, despite we are having one of the national programs which is committed to iron deficiency anemia. But since we are poorest in the world for this issue, right? दूसरी चीज़ क्या है? विटामिन सी. इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जो आपका विटामिन सी होता है that actually helps in increasing the absorption of iron. And particularly what type of iron? Non-heme iron. तो जब भी आप अपना खाना खा रहे हो उसमें या कंज्यूमिंग नॉन हीम सोर्सेज ना, प्लांट सोर्सेज, ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड सम विटामिन सी अलोंग विद योर मील्स. ठीक है, लेमन का जूस डाल दो, नींबू डाल लो, आंवले की चटनी बना लो, धनिया पुदीने की चटनी बना लो, हैव अ फ्रूट जूस, हैव अ सीजनल फ्रूट. मैं फ्रूट जूस में नहीं बोलती बिकॉज इट इज लो ऑन फाइबर, सो नो पॉइंट, राइट? So have something which is rich in vitamin C because it is seen that vitamin C can actually increase the absorption of iron to 30 to 50%, which is very very significant. On the contrary, please stop consuming tea and coffee with your meals. और ये आपको प्रेग्नेंट वुमेन को भी एडवाइस करना पड़ेगा. ठीक है, चाय कॉफ़ी अपनी मील्स के साथ नहीं खाएं क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप प्लांट सोर्सेज खा रहे हो, उसके ऊपर अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हो, टी एंड कॉफ़ी हैज़ टेनिन्स एंड कैफीन, and tannins and caffeine both tend to lower the absorption of iron. ठीक है, पर हमारी कंट्री का एक वो क्या है कि जब हम आयरन फॉलिक एसिड की भी टैबलेट खाते हैं, आंगनवाड़ीज में दे आर गिवन फ्री
and for at least 3 months you should consume iron folic acid, whatever beneficiary you are. अगर आप प्राइवेट गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, आप आंगनबाड़ी के बेनिफिशरीज हो, हर कोई आपको वो 3 महीने के आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लिख के देता है। एक उसके साथ छोटा सा इंडिकेशन लगा दो कि भाई इसको चाय कॉफी के साथ नहीं लेना। आई हैव सीन प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूमिंग दिस आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स विद टी एंड कॉफी, चाय के साथ गोली खा लेते हैं। आपने उसको बिल्कुल खराब कर दिया, आप नहीं खाते तो शायद बेटर था, बिकॉज टी एंड कॉफी दे टेंड टू लोअर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, फॉर दैट मैटर इवन कैल्शियम। Okay, so whenever you are focusing on these micronutrients, please think about this thing. Then we always say that include lot of vegetables and fruits in the diet, right? उसका क्या मसला होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेंड टू इंक्रीज फाइबर ऑल्सो। एक तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बेटर इज ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरी चीज क्या है, दैट दीज fiber, they help in relieving one of the most common symptom or problem during pregnancy, that is constipation. Okay, you will see कि जैसे जैसे women end of the trimesters पे जाती है ना, फर्स्ट पे थोड़ा कम होता है, सेकेंड एंड टूवर्ड्स द थर्ड, ठीक है, तो उसमें अगर आप जाओगे तो यू विल सी कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे बेबी वेट गेन करता है ना, राइट, वैसे वैसे उसका जो पुश है, राइट, वो लोअर ऑर्गन्स के ऊपर बढ़ जाता है। इट इज अ ग्रोइंग fetus, 2.5 3 kg of fetus which is going inside, right? So जैसे जैसे वो वजन गेन करता है, वो वेट गेन करता है, it tends to have pressure on your intestine. Okay, and this creates a problem for mother, तभी a feeling of constipation, और फिर जैसे जैसे उसका अपना वेट गेन होता है, भाई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, इतना चलना भी नहीं होता, so that all adds to the problem of constipation. So that is why we say that during pregnancy, especially towards the second half of the pregnancy, you should focus on foods which are high in fiber and keep your fluid intake high. And by fluid intake I mean good nourishing fluids, not chai and coffee. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऐसी चीज जो मुझे रिपीट करनी है? मैम आपने ओमेगा 3 और 6 जो बताया था, हाँ जी, दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट? दैट इज फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स है। ऑलवेज फ्रॉम फैट। या Ma'am, actually there were some network issues. Could you please explain the examples of heme and non-heme irons? या हीम आर एनिमल सोर्सेस, ठीक है, Okay. egg, meat, fish, poultry and basically your organ meats, ठीक है, and non heme are your plant sources। तो उसमें भी I always prefer कि GLB से ज़्यादा better it is बाजरा, right, soybean and so on। Soyabeans are also GM, genetically modified soyabeans. अच्छा, that is altogether a different concern, ठीक है, बट अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोया टेंड्स टू गिव यू आयरन। Okay. ठीक है, और कुछ? Thank you, ma'am. Yeah, anything else? Okay, so this was it. Then हाँ जी, किसको कुछ पूछना है? So now here they have given you a sample, a balanced diet for a pregnant woman depending upon vegetarian, non-vegetarian, and what percent of ER or RDA she is taking. Okay, so like roughly 325 grams of cereal should be consumed in, 90 grams of pulses, 100 gram of GLBs, other vegetables whatsoever, and always your non-vegetarian food products are the part of your pulses. So if you are a non-vegetarian person, तो तुम्हारा ये 90 ग्राम में बहुत चीजें आएंगी, अगर आप नॉन-वेज भी खा रहे हो और अगर आप पल्सेस भी खा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज अ सैंपल मेन्यू, ऑब्वियसली इसके बेसिस पे यू कैन रिकमेंड अ डेज डाइट टू अ मदर। Now I will be coming on to these things which are do's and don'ts for mother, and also ये ऊपर वाला part, because these two are links. Okay, this one, this one, अच्छा, this to have done importance of nutrition। ठीक है, तो अब इस पे हम आएंगे कि do's and don'ts in pregnancy। Obviously going for regular health checkups, इसको हम antenatal checkups भी कहते हैं। You need to consume a well balanced diet, have small and frequent meals, I'll come on to this point, right? And then obviously you have to pay attention how your organs are doing, especially breast and other things। Okay, then we say that some amount of physical activity plays an important role। if you are pregnant, that doesn't mean कि आप बिल्कुल बैठ जाओ। some sort of physical activity depending upon whatever the gynecologist or nutritionist is recommending, that is really very important। That can include meditation, breathing exercises, yoga and so on।
Okay, then these 2 points I have already explained you. Now I will be coming on to this: have small and frequent meals. Now you must have seen pregnant women around you, or if you know some of you have undergone this process, there is constant feeling of what we call as nausea and vomiting, है ना? मॉर्निंग सिकनेस. तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस इज दैट फीलिंग ऑफ nausea and vomiting. It can occur during any time of the day, but you know, in major cases majority of the women face this early morning. Okay, they have this constant feeling of acidity. तो तभी क्या होता है, उनका डाइट इंटेक भी कम हो जाता है कि अभी कुछ खाया, सो आई एम फीलिंग वेरी एसिडिक, आई डोंट वांट टू हैव सेकंड मील. सो सी इसको क्योर करने के लिए तरीका ये है कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स खाओ. एक टाइम पे कीप योर क्वांटिटी, कीप योर पोर्शन साइजेस अ लिटिल लोअर, राइट? Eat, but eat at regular intervals of time, and have small and frequent meals, and avoid excessive consumption of fried food, spicy things and all that, because that will add on to that acid reflux. Okay, and उसका एक चीज क्या होती है, जैसे हमने बोला कि the fetus is growing, तो जब वो ग्रो करता है तो वो इक्वली प्रेशर डालता है अपर ऑर्गन्स पे भी और लोअर ऑर्गन्स पे भी. लोअर पे डाला तो इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन, व्हाटएवर. अपर पे डाला सो देयर इज regurgitation of stomach contents into the esophagus, which that creates the feeling of acidity. Morning sickness, on the other hand, is the feeling of nausea. Okay, and usually majority of the women feel this nausea early in the morning. Why? Because रात के खाने में और सुबह उठने तक there is a long gap which occurs. So usually we say that the best thing to avoid this morning sickness or nausea is keep a carbohydrate rich snack along your bedside. It can be a piece of rusk, okay? It can be a bread toast. It can be two biscuits which you are comfortable with. So as soon as you wake up, have these, because this will actually help in empowering or tolerating this nausea. Okay, so these are the simple things. Then there is a word regarding diabetes. You can see the last point. If you are diabetic, have a regular checkup and see diabetes. So जो pregnancy में diabetes होती है, this is beyond your book, but this is again important. That is known as gestational diabetes. What it is known as? Gestational diabetes. Only for that period. Anji? It happens only during that period, then it goes away. Yeah, it occurs during that period also, and it is diagnosed at that time only. Okay, so what I mean to is gestational का मतलब होता है during gestation. So if you are diabetic already, अगर एक woman पहले से diabetic and then she is pregnant, तो वो gestational diabetes भी नहीं आएगा, आप already diabetic थे. ठीक है, तो gestational diabetic is a specific term जो कुछ वीक्स बाद जब ब्लड शुगर टेस्ट होता है, उसमें इफ यू टर्न आउट टू हैव हाई ब्लड शुगर लेवल्स, देन यू आर टर्म्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज. बट जैसे आपने बोला कि उस टाइम के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है, बट आजकल वो नहीं हो रहा. ठीक है, सो यू विल सी सम ऑफ द women who will have normal blood sugar levels after delivery, because there are some hormonal issues and everything. So as soon as the child is born, उसके कुछ टाइम बाद we say कि blood sugar levels जो है वो अपने आप normalize कर जाते हैं. But now also we say that most of the women, yes, some of the women, they tend to be diabetic afterwards also. Is this clear? And this gestational diabetes, hypertension during diabetes, it is becoming a very siddhar for all of us. Okay, because nowadays we see most of the women who will complain in later half of the pregnancy that they have swollen feet, right? जिसका एक कारण होता है if their blood pressure is very high, right? And then obviously this diabetes thing, and also in certain cases you will see dyslipidemias taking places. कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, HDL कम हो जाता है, तो there are many metabolic things which come into. Then don'ts में there are many don'ts, but specifically to wonder upon is that you should never take any of the medications without proper supervision, medical supervision. It can be for cold, cough or whatever. Even if you have a headache, you don't take any medication without the supervision. Okay. Then big no to smoking and alcohol, right? Because we say that smoking and alcohol, they do tend to have a negative impact on the child health, because in these cases they can cross this placental barrier. Okay, so that can create problem for children. And then obviously nowadays we have lot of stress on stress. Okay, stress on stress मतलब we focus on stress free life. Okay, so try to have a calm environment during pregnancy. Keep yourself stress free. That you can do by counseling sessions, talking to your friends, or indulging in music, whatever way, meditation, yoga. But now studies are actually coming up जहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि न्यूट्रिशनल इनटेक के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका
स्ट्रेस्ड आउट होना भी है. So this stress markers have a direct link with the nutritional status of the baby also. Okay? So these were the important aspects related to pregnancy. So I'll just, ये देखो ये सारी जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. ये टॉक्सीमिया इज ऑल, ये जो स्वेलिंग पफिनेस मैंने बोला ना, दैट बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड थिंग्स लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट आउट द टॉक्सिन्स. अब ये दूसरी चीज है, दैट इज रिस्क फैक्टर्स फॉर मैल न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी. ठीक है. तो रिस्क फैक्टर्स फॉर just give me a second. So the different, just give me a second. Okay, sorry. So now there is a small this segment on risk factors for malnutrition in pregnancy. So now we say that there are certain pregnancies which are termed as high risk pregnancies. So usme age is a factor. We usually say that if it is an adolescent pregnancy, though it might be legal or not legal as per the country norms, but less than 18 years of age, and now we are say like if you are pregnant after say 40 or something, so these also tend to come in high risk pregnancies. Okay. And uske baad we say that if the spacing is too short, there is problems related to the nutritional status of the mother, if the mother is high on drugs or alcohol abuse is there, and if you are taking medications without supervision. So all these things are related to risk factors which are very very importantly considered during pregnancy. Okay. So this was your pregnancy chapter. Now the house is open for anything you want to discuss, add, want me to repeat, or anything in that aspect. Hanji. So I'll keep myself on mute and you people can just start. Yeah. Madam, please explain BMR one more time. And how do we calculate BMR during pregnancy? See, calculation is not in your part, so I will not go in that because there are specific equations for that. Fine. Okay, so that is not in your part. BMR की कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिर्फ इसलिए स्पिन कराई क्योंकि आपकी मैनुअल में बहुत वेगली दिया हुआ है कि एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज फीटस ग्रो हो रहा है. So yes, that is one aspect, but the other important aspect is कि जहाँ पे भी BMR की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है. जैसे एथलीट्स का BMR हाई होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर सेडेंटरी, राइट. फीवर में BMR बढ़ जाता है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी BMR बढ़ता है. सो BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड दिस BMR is related to the amount of energy which is required for essential functions in your body. ठीक है, जो तुम्हारे ये involuntary actions होते हैं. Yeah. So Okay. when in such activities and in such situations, we need to increase the energy requirement. Yes, that is why you are increasing energy in pregnancy, ना. Okay. Thank you. हाँ जी. और कुछ? आप हेलो लोगों ने कोई? मैम. हाँ जी. या मैम एक्चुअली आप जो पढ़ा रही हो ना, वो जो टेबल है और उसमें टेबल में और जो मेरे पास जो ऑनलाइन जो PDF है उनका वो मैच नहीं हो रहा है, मिसमैचेस है, लाइक द किलो कैलोरीज पर डे. सो आई वाज वंडरिंग व्हिच वन टू फॉलो और विल इट सी विच अफेक्ट वन टू द फॉलो में एग्जाम? ये है कि आप
जो मैंने आपको ERRDA पिछली बार पढ़ाए थे ना, ये उसी से लिया हुआ, तो आप उससे मैच करो। हाँ, तो मेरे बुक में ना वो EAR नहीं है, वो आर सॉरी रिकमेंडेड जो है वो वर्जन वो है, हाँ, EAR तो वाला आपके पास, टेबल नहीं है। हेलो। हाँ जी, ये मैंने ना ये ऑनलाइन हाँ। से डाउनलोड किया है, तो हो सकता है कि मेरा पुराना हो, आई डोंट नो, बट यू सी कि जिसके ओके अंदर लेटेस्ट 2020 रिकमेंडेशन है आप वो लिख लेना। सी द ओके कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज सेम, ओके है ना। और ऑल इन्होंने हो राइट, आई सकता है टेक इट। RDA की हो, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, व्हाई प्रोटीन इज इंक्रीजिंग, व्हाई आयरन इज इंक्रीजिंग एंड सो ऑन। ओके, ठीक है जी, थैंक और यू। कुछ? Yeah, hello, ma'am. हाँ जी, Yeah, या I needed to know this. There's a 3.1 table in which they've mentioned size of serving, and beside that, it's mentioned suggested number of servings. So it's going up to 20, like 0.5 to 20. So आप ये how? कौन से यूनिट की बात कर रहे हो? ये वाला the आप first. यूनिट 3 पे चले गए हो। नहीं, CFN 2. यूनिट 3, राइट, यूनिट 3। आप यूनिट 3 पे चले गए हो ना, तो मैं तो अभी हाँ इस हाँ पे हूँ, तो आप कहाँ यूनिट 3 पे हो? नहीं but I just needed to clear this हाँ, doubt. मैं बता हाँ, देती हूँ कौन सा टेबल है, बताओ। so this is 3.1. एक मिनट दो मुझे, आई एम जस्ट ओपनिंग। हाँ, तो सजेस्टेड तो मतलब सजेस्टेड है ना। So 0.5 to 20, what does that mean actually? It's 20 servings as in how? Uh, जैसे 1 सर्विंग 20 है ना, इसमें तो टेबल one आई नहीं serving रहा। is 20 grams. एक Size of मिनट, serving cereals. टेबल 3.1 कह रहे हो आप? Yes. एक सेकंड। Energy giving food. हाँ, Cereals is सी showing 20 यूजुअली grams. आप 0.5 तो दोगे नहीं। Hmm. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक हेल्दी उसके अंदर अडल्ट वुमेन की, नॉट प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग, तो उसमें भी 7 to 8 जाते हैं। दीज आर सजेस्टेड बिकॉज वी हैव पॉपुलेशन व्हिच इज वेरी वेरी वेरिएबल। जैसे अब उन्होंने मिल्क 3 to 5 दिया हुआ है, सो इफ आई एम Hmm. बिलोंगिंग टू अ हाई इनकम ग्रुप, आई डोंट हैव लिमिटेशंस, मैं इनको 4 या 5 एक्सचेंजेस भी दे सकती हूँ ना। ठीक है, Hmm. अगर प्लान फॉर अ लो इनकम डाइट, तो मेरे को तो नहीं लगता मैं शायद 1 भी। ठीक है, सो दीज आर जस्ट टिप्स, जिससे का मतलब होता है दिस गो फ्रॉम टू। ठीक है, बट देयर इज नथिंग दैट व्हाट योर सब्जेक्ट का इनकम लेवल इज देयर एक्सेप्टेबिलिटी एंड देन यू आर गोइंग। ठीक है, तो ये 0.5 का मतलब होता है एक टाइम पे। Okay, ma'am. Okay. Okay, ठीक है, got it. Yes. सो Thank you. सो एनीथिंग इन दिस चैप्टर, तुम में से किसी ने भी पूछा कि पपाया का क्या कॉन्सेप्ट होता है, व्हाई इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड इन प्रेगनेंसी, पाइनएप्पल, नथिंग, और यू पीपल आर क्लियर ऑन दैट? Please tell us. हाँ, अब बता रही हूँ, पहले नहीं पूछा। ठीक है, so there are certain foods which are nowadays inhibited, or they say that take care like papaya and all. So see, papaya, pineapple, whatever, उसके पीछे सिर्फ एक concept होता है कि they have natural enzymes which are work, or which do work as tenderizers. You understand? Meat tenderizing. ठीक है, तो जो मीट की टेंडराइजिंग होती थी, जैसे हम कभी कभी घर में भी मैरिनेट करके रखते हैं ना चिकन, फिश या मटन को, सो दैट इट बिकम सॉफ्टन, राइट। सो मीट टेंडराइजिंग में नेचुरली ये जो एंजाइम्स होते हैं दे यूज टू वर्क अपॉन, राइट। सबसे कॉमन मिथ है पपाया। सो वी से कि पपाया के अंदर पपायन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एंड दैट एक्चुअली एक्ट एज अ टेंडराइजिंग फॉर मीट थिंग, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रॉ पपाया माइट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो पपीता अच्छे से पका हुआ है, harvested है, it should not be a problem in consumption. But then again, what happens is that we have a population which is maybe not very aware or educated. तो what happens is कि हम फिर as a guideline बोल देते हैं कि ठीक है पपीता मत खाओ, because it is a very crucial phase. तो raw पपीता, पका हुआ पपीता, this can create a problem, but otherwise you will see in the Western world they actually tend to give papaya to a pregnant woman because she is facing issues related to constipation also. And similarly in case of mangoes भी आजकल काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं कि मैंगोज भी प्रेगनेंसी में बंद कर दो। तो उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि आजकल जैसे यू हैव मैंगोज इन द स्टोर हाउस, या उसको जल्दी हार्वेस्ट करने के लिए, जल्दी राइपन अप करने के लिए दे यूज सर्टेन केमिकल्स। सो इट इज नॉट अबाउट मैंगो, इट इज अबाउट दोज केमिकल्स which are being used to fasten up the process of harvesting or fasten up the ripening. So that needs to be taken care of, especially if you are in a very fragile period of pregnancy.
सो इसके पीछे की ये कॉन्सेप्ट है। मैम दैट इंग्लिश वर्ड वाज नॉट क्लियर. Which पपाइन तो one? ठीक था. Papaya. पपाया में हाँ. what is the second word that you use? Nothing. I said that these are actually natural things which act as meat tenderizer. What is that? Meat tenderizing things. Tender, soft करना. नहीं, टेंडर आई अंडरस्टैंड. उससे पहले Meat, MEAT. 80. दैट मीट. Meat tenderizers. Ma'am, and what about pineapple? You said pineapple also. पाइनएप्पल का भी यही इशू होता है कि बोमलिन और ये सब चीजों के कारण उसको बोला जाता है कि कम कंज्यूम करो. बट यू नो देयर इज नथिंग कंक्रीट. अभी कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसने ये 100% निकाला हो. और अगर ये 100% निकल जाएगा तो आईसीएम हमारी गाइडलाइन निकाल देगा ना, है ना. अगर ये प्रूव भी हो जाएगा कि नहीं खाना तो देयर विल बी अ गाइडलाइन फ्रॉम आईसीएमआर. सो देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज जो कहती है कि खाना चाहिए, जो कहती है नहीं खाना चाहिए. सो बस ये कॉन्ट्रडिक्शन में हम लोग उलझे हुए हैं. दैट्स इट. ठीक है. और कोई चीज इफ यू वांट टू ऐड ऑन? मैम आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर पपाया हो या फिर पाइनएप्पल पका हो हुआ. या फिर मैंगोज हो, अगर वो होम ग्रोन है, मतलब उसको सही तरह से, मतलब वी हैव बीन वेटेड फॉर, मतलब उसको सही तरह से राइप हुआ है, सही तरह से ग्रोन हुआ है, तो उसके साथ कोई मतलब दिक्कत कोई इशू नहीं है. नहीं है. कोई इशू ये नहीं. आप कह रहे हैं ना? प्रॉपर्ली पका हुआ है, रॉ नहीं होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि उसमें वो एंजाइम्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, concentration ज्यादा होती है. बट if it is completely ripened up, naturally ripened up, without use of any chemicals, it should not create a problem. ठीक है. Anything else in this chapter now? Clear? So I'll take a break of 5-7 minutes and then we will be continuing with the next one. Is it fine with everyone? Ma'am, it is fine, but papaya you just gave extra knowledge or it was in the chapter? No, it was in chapter also क्योंकि वहाँ पे लिखा है आप पपाया दे सकते हो. तो कई लोगों को उसमें डाउट होता है कि पपाया इज यूजुअली सेड टू बी नॉट टू बी गिवन इन ब्रैकेट्स. ठीक है. तो इसीलिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया कि Thank you. okay. But generally the elders say that it gives heat to the body, so that is why like when we want to have See- periods early, we are having papaya, so we get our period. Like देखो the concept of Ayurveda and concept of nutrition is very very different. If you are following anyone, completely follow the other. ठीक है. तो अब ऐसे तो बहुत सारे हॉट फूड कोल्ड फूड की कॉन्सेप्ट है जो आयुर्वेदा में है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होगी उसमें होगी. बट इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज दे डू नॉट एग्जिस्ट. okay. ठीक है. So let's take a break of 5-7 minutes and then I'll continue with the next chapter. Is it fine with everyone? So we are on a break for 5-7 minutes. Thank you. Okay. Okay, ma'am. I'm keeping myself on. Okay.
Hello. Can anyone please guide me? I missed the last session. Can someone tell me about what happened that time? Anika ji or Leena ji, who is there? Lena. लीना ना, लास्ट सेशन में मैम ने बेसिकली आरडीए के बारे में बताया था. हमारा यूनिट 3 है आई थिंक. सो आरडीए इज रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस and that was the guideline by the US, and then India has made its own EAR, energy requirement. So that is the basic energy which our body needs. And then Uh, ma'am explained ER energy. R EAR हाँ, क्या फुल फॉर्म है? in energy requirement. ओके. हाँ, वो 2 टेबल्स थे, टेबल्स एक्सप्लेन किया था मैम ने, आई थिंक 3.1 एंड 3.2. सो इन दैट टेबल ओके. इट इज गिवन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड द डिफरेंट बॉडी की जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, सबका वो दिया हुआ है टेबल पे चार्ट. तो उन्होंने बोला था वी नीड नॉट टू रिमेंबर दैट चार्ट, बट दैट इज द गाइडलाइन विच वी ओके. यूज टू फॉलो. फिर EAR इज मेड बाय आवर कंट्री, तो वो है. प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं as per the requirement, that becomes the RDA. So ओके. हाँ, तो इतना मैंने अटेंड किया था क्लास RDA एंड EAR का, एंड दैट इज एज पर द चार्ट विच मैम हैज एक्सप्लेन. सो रेस्ट ओके. ज़्यादा ऐड अगर इससे कुछ ज़्यादा है तो. और मेरे पास एंड देन उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया था जो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी उससे पहले भी. आई थिंक आई मिस्ड हाफ एन आवर और सो 45 मिनट्स की क्लास बिफोर. तो ओके. बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, बट दैट वाज कवर्ड बाय अंकु मैम. मैंने इनिशियल मिस किया था. आई स्टार्टेड फ्रॉम RDA EAR एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट एज ग्रुप में उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायरमेंट. ओके. ओके. हाँ जी, थैंक यू. वेलकम.
Yes, so can we go ahead? Everyone back? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yeah, you people are understanding now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मतलब I know कि sometimes the concepts are too technical, तो उसको जब आप दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. बट एक चीज ये है कि समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, ताकि जब आप दोबारा अपनी बुक्स खोलो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड. ओके ओके. So next we are moving on to the other important physiological state, unit 9. ठीक है जी. अब unit 9 में you are starting with, let me just share my screen. So unit 9 is again the extension for your pregnancy. ठीक है, तभी मैंने पहले pregnancy कराया था. अब से if it was a healthy pregnancy outcome is the infant. Child up till the age of 1 year is technically termed as an infant, right? अब हम आ रहे हैं कि why, where, when infancy is important. So बच्चों के केस में I have already explained you this concept that low birth weight baby किसको कहते हैं, very low birth weight baby किसको कहते हैं, और एक healthy baby किसको बोला जाता है. ठीक है, ये रहा यहाँ पे वो concept explained है. Okay, then we say that it is very important to monitor the growth of the child. ठीक है, आप भी देखते होंगे जब बच्चा a child is born, then every month अगर आप ICDS या आंगनवाड़ी से एसोसिएटेड हो तो वहाँ पे हर महीने आपको बच्चे को लेके जाना पड़ता है आंगनवाड़ी में, and they do keep a check on nutritional status of the baby, right? So that is why we say that growth monitoring, particularly in case of children, is very very important. Okay, so when we talk about this growth monitoring का issue, we say that growth monitoring तो बच्चों की करनी है, पर कैसे करें? So the best indicator to monitor the growth of the child is by weight of the child. ठीक है, weight और height, adults में भी, and particularly in case of children, weight and height are the two indicator जिससे आप नजर रख सकते हो, या जिसको आप कहते हो कि this is growth monitoring. Is this clear? तो अब weight और height में से see there are many things which are given superficially in your manuals, but my aim is to, I don't know if it is getting over to you, but then if you will understand the basic concepts तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं. ठीक है, तो अगर मैं बर्थ वेट की बात कर रही हूँ, now you have understood that normally it can be from anywhere above 2.5 to 3.5, which is said to be normal birth weight baby, right? कई definitions में ये भी बोला गया है कि अगर बच्चे का birth weight 4 kg या कहीं में लिखा हुआ है 3.5, right? But if it is above than 4 kgs, then that is also a problem, and that is technically termed some other thing. मैक्रोसीमिया कहते हैं उसको. ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट कॉन्सेप्ट. So similarly, when we say that we need to monitor, we need to keep a check on the growth of the baby. So that term is known as growth monitoring. You are monitoring the growth of the child. You are keeping a check on the growth of the child. Now the two most indicators are what? Weight and height. ठीक है, अब मान लो एक मदर का बेबी 3 महीने पहले हुआ. ठीक है, वो पहले महीने आपके पास आई, उसके बच्चे का वजन 3 किलो था. दूसरे महीने में आई, उसका वजन 2.7 हो गया. इस महीने आई तो उसका वजन 2.5 हो गया. कुछ तो दिमाग लगेगा ना कि बच्चे का जो वजन था वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है. तो भाई मदर विल आस्क ना दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय चाइल्ड, या उसके साथ क्या इशू है, या उसका वजन क्यों कम हो रहा है, या इफ द चाइल्ड इज ग्रोइंग नॉर्मली, दैट इज आल्सो ओके. सो यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस ग्रोथ पैटर्न. अब हम वेट भी ले सकते हैं, हम हाइट भी ले सकते हैं, बट आउट ऑफ द टू यू हैव टू अंडरस्टैंड वेट इज एन एक्यूट इंडिकेटर. ठीक है, एक्यूट इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? weight gives you a very close by picture. जैसे, and again I'm repeating, it is not a thing of one day. एक दिन ज्यादा खा लिया, एक दिन गुलाब जामुन खा लिया, एक दिन फास्ट रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, दैट इज व्हाट मैटर्स. ओके, सो अगर हम यहाँ पे इस चीज की बात करेंगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हाइट और वेट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं, बट आउट ऑफ वेट एंड हाइट वी ऑलवेज गो ऑन फॉर वेट, राइट? बच्चा जो भी खा रहा है वो एक्यूटली किसमें दिखेगा आपको? वेट में. हाइट इज एन इंडिकेटर, बट दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ क्रॉनिक न्यूट्रिशन, लंबे समय तक, है ना? आप बहुत टाइम तक अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशनली डेफिसिट है, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स में या किसी चीज़ में, बच्चे की हाइट कम रह जाती है. बच्चे को आप ठीक से फीड कर रहे हो, बच्चे का डाइटरी इंटेक ठीक है, सबसे पहले किसमें रिफ्लेक्ट होगा? आपके वेट में.
Okay, so that is why you will see that there is a table 9.1, right? और इस टेबल के नीचे आपको ये दिखा होगा WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड्स 2006। जैसा कि मैंने बोला, अभी मदर आपके पास आई, ठीक है, और उसने बोला कि भाई इस महीने मेरे बच्चे की उम्र जो है वो 6 महीने हो गई है और मेरा बच्चा जो है वो 6 किलो का है, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि मेरे बच्चे का ग्रोथ पैटर्न कैसा है, उसको कुछ तो बोलोगे ना। सो अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड हम कहाँ से देखते हैं? दीज रेफरेंस स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय WHO। पहले हर एक कंट्री और इंडिया में भी अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड थे, जैसे IAP, right? We had Gomez, we had Waterloo. So these do not exist now. कुछ डॉक्टर्स, कुछ फिजिशियंस हैं जो अभी भी IAP यूज करते हैं, but you know in 2006 it became mandatory, it became obvious that we use WHO growth standards, because तब क्या हो रहा था, हर कंट्री अपना स्टैंडर्ड लेके आ रही थी। तो अगर हमें ग्लोबल पिक्चर पेश करनी है कि ग्लोबली बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे है, वहाँ पे फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। कोई किसी को अंडरवेट डिफाइन कर रहा है, कोई किसी को कह रहा है, एंड ग्लोबली चिल्ड्रन ग्रो नॉर्मली, है ना। हर बच्चे का बर्थ वेट हर एक कंट्री में डिफाइंड है कि 2.5 से कम बच्चा लो बर्थ वेट पे भी है। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट। सो इन 2006 वी केम अप विद WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आपको गिवन है, राइट। फर्स्ट कॉलम में यू कैन सी एज, एंड सेकंड एंड थर्ड में ऑब्वियसली यू हैव गर्ल्स एंड बॉयज, बिकॉज गर्ल्स का और बॉयज का वेट पैटर्न अलग होगा। नाउ दिस टाइप ऑफ ग्रोथ चार्ट इज टेक्निकली नोन एज वेट फॉर एज, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? वेट फॉर एज। वाई वेट फॉर एज? अब यहाँ पे देखो, बच्चे का वजन बता रहे हो किसके हिसाब से? उसकी एज के हिसाब से। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 6 मंथ्स का बच्चा है और उसकी मदर ने बोला भाई मेरे बच्चे का वजन 6.5 किलो है। We can just take an example of a girl child, right? अब आप 6 मंथ्स पे जाओगे और आप देखोगे कि उसका वजन होना कितना चाहिए। Can anybody tell me? Write in a chat box or unmute. क्या दिख रहा है, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाई बताओ? For a girl could be around 4 kilo, 3.5. नो, व्हाई अराउंड? आई हैव शेयर्ड दिस टेबल ना, उसमें देख के बताओ 6 मंथ्स का कितना है। मैम ये टेबल 6 दिख मंथ रहा है ना? है नहीं ना इसमें 0 से 1 पे चला गया सीधा। 7.3. 7.3, yes. 6 मैं months. खुद I was thinking year. हाँ, sorry ma'am. हाँ, नो, आई गॉट 7.3. कंफ्यूज कि मुझे क्या दिख रहा है। ओके, सो 6 Yeah, मंथ्स I पे was taking it's okay. years. Okay. No, it's okay. Okay, so 6 months पे you can see if it is a girl it is 7.3, and in case of boys it has to be 7.9. So if this mother comes to you, right, so you can always tell her ना कि भाई आपका बच्चा 6 महीने का है, लड़की है, तो उसका वजन इतना होना चाहिए। So this is weight for age as an indicator, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, दे आर ओनली डीलिंग विद वेट फॉर एज। यू ऑल्सो हैव हाइट फॉर एज, you also have BMI for age and so on. So let's not get into that thing. You please understand ये weight for age है। समझ में आ गया? So ma'am, Is this fine? WHO standards are for kids, not for adults, because then we have our own standard. नहीं, उसमें भी अगर मैं BMI की बात करूं, है ना, तो BMI के स्टैंडर्ड्स अडल्ट के लिए भी हैं। जब हम अडल्ट्स में आएंगे तब हम देखेंगे। मतलब ये मैडम, ये जो ग्रोथ बताता है WHO, ये 2006 और ये एक्सेस 2009 का अभी भी वही चल रहा है क्या? सेम है, 2006 वाले ग्रोथ चार्ट्स ही चल रहे हैं। ओके, They have been formulated in 2006. Okay, तो कहीं पे if there is any change in the document or something, तो वो ईयर बदल रहा है जिसने जब एक्सेस किया। अदरवाइज these are 2006 growth charts for kids, for children up till the age of 9। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, आप WHO के वेब पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे ग्रोथ स्टैंडर्ड्स का एक अलग पूरा सेक्शन गिवन है। ओके, ओके, अगर थैंक मेरे यू। पास अगर मेरे पास लास्ट क्लास में कुछ टाइम होगा ना, लास्ट क्लासेस में, तो इवन आई कैन शो यू, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि 19 इयर्स तक के अलग है और अडल्ट्स के अलग है। ओके, थैंक यू। Ma'am, इसमें height is not considered, is it? They don't check the height. It No, is no, only they don't check. age. No, I didn't say they don't check. They check, but because आपको यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताई हुई है, which is for weight for age. Otherwise, we do have height for age. We also have weight for height and so on. ठीक है। So, but height is a chronic indicator. अब देखो आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी के स्पेसिफिकली कह रही हूँ बिकॉज वहाँ पे इट इज मैंडेटरी कि हर महीने बच्चे का वजन चेक होना चाहिए, ठीक है। तो हर महीने मुझे जो बच्चे का ग्रोथ दिखाएगा, वो आप खुद सोचो वेट में ज्यादा दिखेगा या हाइट में ज्यादा दिखेगा?
weight में ना, ठीक है? Wait, wait. Wait, Yeah. wait. So that is why we say that weight is an acute indicator and height is a chronic indicator. Clear? Great. So this was it. Now they have explained you the concept of energy requirements, right? तो ये उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आप एक अडल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट को इन्फेंट की एनर्जी रिक्वायरमेंट से कंपेयर करोगे, यू विल सी कि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इन्फेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है? Why? Because it is a period of immense growth. You know, the child has to grow rationally in all directions, right? So that is why we say कि अगर मैं RDA की बात करूँ अडल्ट मैन में तो 2110 होता है सेडेंट्री के लिए, तो अगर तुम उसको बॉडी वेट से डिवाइड करोगे विच इज 65, यू विल सी दैट पर किलो कैलोरी विल बी अप्रोक्सीमेटली 32 to 33, ठीक है? बट अगर सेम इंडेक्स को आप बच्चे के लिए डिवाइड करोगे, you will see that the calories are much more higher because the child has to grow up. So that is why we say that if you compare per kg requirement of energy in case of adult and infant, or for that matter children, infancy में सबसे highest होती है, ठीक है? फिर उसके बाद स्कूल एज में जाके थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, and then again at the pubertal stage they tend to become higher. Okay, so this is the pattern which is there. So that is why we say that energy requirements are very very important in case of children, and so are protein and other micronutrients. So this was a very small thing regarding infancy. Now infancy ko hi they are taking or they are carrying forward for nutrition for nursing mothers, right? Because infancy mein for the first 6 months, the only milk or the only support, nutritional support for the child is breast milk. Okay, so breastfeeding is a process which actually starts suddenly after pregnancy. So when the child is expelled, right, at that time what happens is all your pregnancy hormones lower down, all your lactating hormones they turn up, right, so that they can initiate the period of breastfeeding. So technically breastfeeding is known as the period of lactation, and we usually say that a mother, a healthy mother usually produces 600 to 800 ml of milk per day, but this is totally again dependent on the nutritional status of the mother, because her nutritional status will not only I'll just come to the so this nutritional status will not only have an impact on the quantity of milk which is secreted but also the qualitative aspects. Okay, but usually एक चीज क्या होती है ना कि मदर की बॉडी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है पर बेबी के मिल्क को नहीं करती. तो देयर आर ऑल्सो सम स्टडीज विच सजेस्ट कि मदर का अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा भी होगा बट बॉडी विल स्टार्ट टू विथड्रॉ दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हर बॉडी टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड. बट बिल्कुल सीवियर केसेस में अगर उसको कहीं से कोई इंटेक मिल ही नहीं रहा देन पॉसिबली दे कांट बी इनटेक. So in this, table also you can see 0 to 6 months, 6 to 12 months, and this we have already, discussed. जब हमने ERRDA पढ़ा. Okay. Then this is the period of breastfeeding, right? And इसके अंदर there are 2-3 terms which you should know. First is exclusive breastfeeding. I don't know why they have not given, but that is important and you should write. Okay, exclusive breastfeeding. So exclusive breastfeeding is related to a concept wherein WHO again mandates that for the first 6 months, पहले 6 महीने के लिए only breast milk should be given to the child. Okay, so that is why that is known as period of exclusively breastfeeding. आप सिर्फ बच्चे को क्या दे रहे हो? breast milk. अब इसमें बहुत सारे contradictions होते हैं, जैसे इंडिया में we have certain cultural norms कि शहद चटाना है, गुट्टी देनी है, गुड़ देना है. That is all wrong actually. Okay, that is never a part of lactating period. Okay, so those of us who do this culturally also, it is not advisable because बच्चे का जो GI tract होता है वो बहुत tender होता है. Given things like honey, right, या other things, good tea and all that, GI tract of the child is not prepared. The child is very fragile. उस पर अगर आप कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है या डाइजेस्ट करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, it will create a problem for the child. Okay, so technically when we say exclusive breastfeeding, that is that does not take into account pre-lacteals. इसको pre-lacteals कहते हैं, ठीक है? So that should not be taken into account. At 6 months we will come on again कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? तो first 6 months are known as what? Exclusive. हम से pre-lactate pre-lacteals कहते हैं उसको, lacteals, ठीक है? अब इसमें एक टर्म आपको दिख रहा होगा कोलेस्ट्रॉल, मैंने हाईलाइट की है. So colostrum is actually the first thick fluid which comes out of the breast when you start lactating the child. So and this is very this is very individually variated.
या बहुत इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं, कईयों को फर्स्ट 2 days या फर्स्ट फीड या फॉर फर्स्ट फ्यू आवर्स व्हाटएवर आता है. So this is milk only, but you know if you look at that, that does not represent a true milk. वो whitish नहीं होता, वो थोड़ा light नहीं होता. You will see that the first thing which comes out from the breast in the form of milk is very thick yellowish type of fluid. Okay, and in our cultural norms, in our society also, till now also in many cultures, you will see that that milk is being discarded. You know, just when the women starts to breastfeed, तो बोला जाता है कि जो first milk है उसको आप discard कर दो because that is impure, that is stale, that is all rubbish. There is nothing like that. Okay, that is actually colostrum. That is a true milk which comes out, but actually that milk is very very high on antibodies जो बच्चों को वो नेचुरल इम्यूनिटी देता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी हाई ऑन विटामिन ए कंटेंट. इसीलिए उसका जो कलर, जो थिकनेस, जो कंसिस्टेंसी है, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑफ अ मिल्क, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. सो टू कॉल दैट मिल्क एज अ स्टेल मिल्क और व्हाटएवर इज नॉट एट ऑल साइंटिफिक एंड एप्रोप्रिएट. इन फैक्ट मदर का सिक्रीशन ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट मिल्क का होता ही कब है, जब द चाइल्ड इज एक्सपेल्ड आउट. उससे पहले कोई मिल्क नहीं होता जो ब्रेस्ट में होता है which becomes stale or whatever for the child. Okay, so this colostrum is a very very good source of all the nutrients, and that should actually be given to the child. There are studies which prove जिन बच्चों को विटामिन ए की कमी होती है ना, डिफिशियंसी होती है, तो कुछ स्टडीज ये भी बोलते हैं that most of kids are these kids who have not been fed on by a colostrum. Okay, so colostrum is very very important, that should be given to the child. Then they have given very basic advantages of breast milk. You can just go through that. Then the last thing which we are going to do today is related to breast milk substitute. So as you say that WHO recommends कि पहले 6 महीने के लिए सिर्फ breast milk ही feed करना चाहिए. But every time it might not be possible in certain medical conditions, right? So we say lactation failure. Lactation failure. और ये लैक्टेशन फेलियर मदर के एंड में भी हो सकता है और बेबी के एंड में भी हो सकता है. लैक्टेशन फेलियर मतलब when you are failing to lactate. But for a mother to use the term failure is not very appropriate. It is not very emphatic. Okay, but then there are certain medical conditions जिसमें कुछ प्रॉब्लम या मदर के एंड पे है या बच्चे के एंड में है, and the lactation process cannot be established. Like if mother had a surgery, right, सर्जिकल बेबी हुआ है एंड उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, राइट, या देयर इज सम इन्फेक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, राइट, या बच्चा इज प्रीमेच्योरली बोर्न तो ही और शी हैज सम प्रॉब्लम sucking the breast or cleft palate or some lip deformities. So these are certain conditions jahan pe you cannot establish the normal process of lactation. Sometimes the mother might be in this stress, particularly in cases of first babies, mother tend to have fear of something, एक responsibility, एक stress factor, so that can also result in lactation failure. So there are many things which can contradict the normal process of lactation, and in that case you can top feed the child. Okay, so वो टॉप फीडिंग में उन्होंने बताया है कि मदर मिल्क के बाद जो सबसे नियरेस्ट मिल्क कॉम्पोजिशन वाइज रहता है दैट इज योर काउस मिल्क. ओके, और काउस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो इन फॉर बफेलोज मिल्क, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज काउस. अब काउ मिल्क और अगर ब्रेस्ट मिल्क को भी आप कंपेयर करोगे, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट इट इज़ वेरी वेरी हाई ऑन प्रोटीन्स. ठीक है, कभी आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो यू विल कम टू नो कि प्रोटीन कंटेंट ऑफ काउज मिल्क इज ऑलमोस्ट 2.5 to 3 times देन दैट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट बफेलो मिल्क, प्रोटीन के साथ साथ उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो द चाइल्ड माइट नॉट बी टॉलरेटिंग दैट. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, इन्होंने एक प्रिपरेशन ऑफ वट एवर फीड दिया है. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूटिंग द मिल्क. अगर आप अभी भी किसी ट्रेडिशनल होम्स उसमें देखोगे ना, थोड़ा सा पानी डाल के बच्चों को दे देते हैं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है दैट यू आर डाइल्यूटिंग द मिल्क सो दैट यू आर लोअरिंग डाउन द प्रोटीन कंटेंट फॉर द चाइल्ड, जो उसके किडनी के लिए मसला ना हो, right? Because इतना high amount of protein will be difficult for the kidneys of the child to filter out. So that is why you are diluting that, so that उसका जो किडनी प्रोटीन कंटेंट है वो कम हो जाए. और ऐसे अगर आप बफेलो मिल्क दे रहे हैं तो वो थोड़ा फैट जो है वो भी कम हो जाए, so that baby can tolerate that. So as per age they have given you कि जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो भाई आधा दूध आधा पानी, ठीक है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, so we say that by the age of beyond 4 months you can give undiluted milk to the child, right? But 4
महीने तक कम से कम you need to keep on these dilutions so that the GI tract of the child is not disturbed. शुगर इसलिए ऐड की जाती है बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नेचुरली लैक्टोज शुगर का कंटेंट हाई होता है, सो इट प्रोवाइड्स नेचुरल स्वीटनेस टू दैट. ओके, सो टू कीप इन दैट कॉन्टेक्स्ट फ्लेवर टेक्सचर व्हाटएवर यू कैन ऐड अ बिट ऑफ शुगर. Is this clear to everyone? Fine. Clear? हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है. And last is the Mother's milk has natural what? In place of sugar? क्या चीज? Mother's milk has natural fructose. Lactose. हाँ, तो lactose is a combination of that, no? Okay. आप lactose Okay. आप lactose. ठीक है. And उसके बाद they have given you a small concept of complementary food. So just after 6 months of age, you need to start baby with top food. ठीक है. 6 महीने तक खाली mother milk, breast milk is appropriate for the child, but at the age of 6 months, because nutritionally it has to outgrow. तो खाली breast milk cannot be supportive of your nutritional requirements for the child or development of the child. So that is why even WHO recommends कि 6 महीने पे complementary feeding start हो जानी चाहिए. Okay, so complementary feeding का क्या मतलब है? In addition to breast milk, you are giving top food. So you know you might have seen ये सूजी का हलवा या mashed vegetables, mashed fruit and so on. ठीक है, so ठीक है. So in that case, WHO recommendation is that you have to start at the 6 months. और इस सेरेमनी को कई कल्चर्स में अन्नप्राशन एंड और सब चीज़ों से भी सेलिब्रेट किया जाता है. So now again the problem with Indian scenario is if you look at the CNS report and other global reports, you will see that we are again poor on this thing also. हमारे यहाँ क्या मसला है? Delayed complementary feeding. 6 महीने के बजाय आप देखोगे कि मतलब Ma'am, when this class ends? Excuse me? Ma'am, when this class ends? बस 5 मिनट में और. Okay. Okay, so okay, there was I मैं भूल गई. हाँ, so delayed complementary feeding is another thing. ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि 6 मंथ्स में नहीं 7-8 महीने तक या उसके बाद तक भी बच्चों को कुछ नहीं खिलाया जाता, थिंकिंग कि अब उसके दांत नहीं आए हैं या खाली ओनली मदर्स मिल्क इज एप्रोप्रिएट. सो दैट इज व्हाई वी सी एट 6 months you have to start with liquids, moving on to semi-solids, and we say that by the age of 1 year the child should be eating from the family bottle. ठीक है, so these are the recommendations and then they have given you everything in points, so you can just take care of that. ठीक है, कोई doubts, anything which I need to take care of? कुछ पूछना है किसी ने? So this was your pregnancy and this chapter. So I'm muting myself, and again you people can come up with your doubts or any discussions if you have. Yeah, anything class? हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? We need to read the chapter, ma'am. Yeah, I know. So I'll just stop presenting. मैम मुझे लास्ट जो आपने ये सर ब्रेक से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि पपीता के लिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसी के बीच में पपीता इसीलिए भी नहीं देते हैं कि मिसकैरेज होने की चांसेस रहती है. हाँ. तो व्हाट इज द कनेक्शन? तो आपको मिसकैरेज, हाँ, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं. मिसकैरेज के, हाँ, आपने जैसे कहा कि अगर बीट पपीता, बीट पाइनएप्पल और बीट मैंगो अगर वो सही तरह से ग्रोन हो रहा है, होम ग्रोन हो रहा है विदाउट एनी केमिकल वगैरह इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है और सही तरह से ग्राइप हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको साइंटिफिक वो बता रही हूँ, बिकॉज एज सच देयर इज नो रिकमेंडेशन बाय एनी गवर्निंग बॉडी जो ये बोले कि पपीता प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए. ठीक है, रॉ नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ दोज एंजाइम्स एंड एवरीथिंग. अगर वो ठीक तरीके से राइपेंड अप है, इट शुड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम. But see, the problem in Indian scenario is what? How I speak and how the other person takes it. है ना? और फिर एक ही चीज होती है that it is such a crucial and fragile period that आपको किसी डाउट में नहीं रहना होता. So by default we say don't consume it. ठीक है? जैसे अब मैंगो के पीछे भी there are even in my relatives जैसे कि आम खाना तो मना किया हुआ है.
ठीक है, तो भाई उसके पीछे की कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो केमिकल बीच में लास्ट ईयर हुआ था ना कि काफी केमिकल से उसको जल्दी राइपन अप करने के लिए मैंगोज के केमिकल यूज किए गए थे, तो दैट केमिकल्स वर प्रॉब्लम। नहीं तो उससे पहले जब लेडीज आम खाती थी तो क्या हो गया प्रेगनेंसी आउटकम में, कुछ भी नहीं था ना। सो दैट इज द इशू। So we should not take risk because this is one of the major decision of our life. But अच्छा हाँ क्यों रिस्क हाँ लेना है, कि हाँ खा के हाँ क्यों लेना है, हाँ, इसलिए अवॉइड करो। वो बट चीज देयर है इज क्योंकि साइंटिफिक रीजन तो यही है कि कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। अनसाइंटिफिकली यू हैव टू बी सेफ, सो यू कैन से दैट। थैंक यू। Ma'am, is the topic of allergies included in this nutrition? Like certain times, ladies or the child is allergic to certain, See, you know, that is very foods. individualistic thing. Like I tell you, some of the children that do not हाँ जी, tolerate egg, मैं अभी लूँगा दोबारा। है आपका ना। मेरे पास रोज के प्राइस आए हैं, उसका नहीं आया स्नगी का। Please mute yourself. हाँ जी। So the topic of allergy is related to very individual variation. Some of the pregnant women, they might be allergic to certain things, right? Similarly, in case of certain children, you see that they are not tolerant of egg or some type of proteins. So that is altogether a very different thing. तो जब एलर्जी कंडीशंस होती है उसमें we work on elimination lines. ठीक है। Yes, ma'am. Okay. Okay. So I think we can close the session for today, right? And I'll meet you tomorrow. ठीक है, तो कल की क्लास भी हमारी 4:30 पे होगी। 5 minutes here and there because I have a meeting prior to that, okay? But 4:30 पे I'll try to join. Do Okay. we have class tomorrow? Because it is on Saturday, Friday and Saturday, right? 9th and 10th. Yeah, ma'am. Tomorrow we don't have class. अच्छा 9th We को है, don't हाँ have. जब भी है, जो 9th की भी है या जो 10th की भी है वो भी हमारी होगी 4:30 पे। 4:30. सॉरी या Okay. ठीक है। सो सिर्फ Ma'am, 9th और 10th का 4:30 है, उसके बाद फिर 3:30 हो जाएगा या 3 o'clock whatever was it. मैम Ma'am, आज का जो 4:30 था ना would be चैप्टर, better. हाँ जी, 1 by 1, हाँ जी। मैम आज का जो चैप्टर था उसमें कुछ भी डाउट्स है, सो कैन वी जस्ट आस्क यू इन द नेक्स्ट चैप्टर? See, I am here for next total 8 sessions. आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, you can get back to me. No issue. जी, ओके, थैंक यू। Okay. Ma'am, 4:30 sessions would be better than 3 o'clock. See, officially it is 3 o'clock. It is because that on these 3 days I have some prior commitments. So इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि वो 4:30 कर दें, ठीक है। Otherwise they will be from 3 to 5. Okay. Okay. So for 9th and 10th it will be 4:30 to 6:30, but from that onwards it will be from 3 to 5. Okay. ठीक है जी? We don't have class tomorrow. No, it's on 9th and 10th. ठीक है? Now 9th and 10th. Thank you, ma'am. Okay. Okay. So When then are these? Where will we find the timetable? I think that has been shared. I don't know. They shared on the mail. Mail पे दिया हुआ है. Timetable भेजा है? You'll receive the mail. Because we have not assignment भी submit किया है लेकिन grading वगैरह कुछ नहीं किया है। ग्रेडिंग अभी थोड़ा ना होगी, अभी तो आपने असाइनमेंट सबमिट ही किया है। हाँ, सबमिट किया है assignments. हाँ, तो अभी ग्रेडिंग में तो टाइम लगेगा। It will take 1 month. Okay, okay. Okay. ग्रेडिंग अभी कभी थोड़ा ना हो जाएगी कि आपने सबमिट कर दिया तो ग्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है? Okay. So I'll meet you on 9th. Till that you have lot of work to go through. अच्छे से पढ़ो and then we can discuss. Okay. But I hope you people are understanding and read well. Okay. That's it. Thank you, ma'am. Okay. Take care everyone. Bye-bye. See you on meetings now. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Take care. Bye.